शांत रहिए थोड़ा सा। जीवन का अधिकार 21 आपको जीवन का अधिकार देता है और सुप्रीम कोर्ट इसको डिफाइन करती है, परिभाषित करते हुए ये निर्णय दिया कि जो जीवन का अधिकार है 21 के अंतर्गत एक का जो जीवन का अधिकार है वो एक गरिमामयी या गरिमापूर्ण जीवन जीना हो। व्यक्ति कैसे जीता है, मतलब व्यक्ति का जीवन कैसे होना चाहिए, एक गरिमामयी होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए, ठीक है ना। और ये मतलब परिभाषित करते हुए कहा कि व्यक्ति जो है, व्यक्ति की का जो जीवन है वो राज्य समाप्त नहीं कर सकता। जैसे अभी आप देख रहे हैं जो हाल फिलहाल के समय में हो रहा है, वो सीधा सीधा धारा आर्टिकल 21 का उल्लंघन है, 19 का उल्लंघन है। जस्टिस पार्ले ने इसको स्पष्ट करते हुए कहा कि व्यक्ति का जो जीवन है वो एक गरिमापूर्ण होना चाहिए, गरिमामयी होना चाहिए, और जिसके संदर्भ में 6 अधिकार और समाहित किए गए। वो 6 अधिकार हैं, वो 6 अधिकार कौन है आपका पता है किसी को जीवन के संबंध में? एक तो है आपका एकांतता का अधिकार, इसी के अंतर्गत है, इसी में होगा। जीवन का अधिकार बस इतना ही याद रखिएगा, अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार। और सुप्रीम कोर्ट ने इसको परिभाषित करते हुए कहा था कि व्यक्ति का जो जीवन होना चाहिए वो गरिमामयी होना चाहिए, गरिमापूर्ण होना चाहिए। आप जीवन जी रहे हैं ना, तो ऐसा थोड़ी ना है कि आप जिल्लत की जिंदगी जिएंगे। आपका अपना स्वाभिमान है, अपना सम्मान रखना चाहते हैं, आपके सम्मान के साथ कोई खिलवाड़ ना हो, है ना। सम्मान के साथ रहेंगे कि अपमान के साथ रहेंगे? सम्मान के साथ रहेंगे, ठीक है। तो वो है एकांतता का अधिकार, मतलब राइट टू प्राइवेसी। एक तो हमारा ये अधिकार होना चाहिए कि हमारी भी कोई एक प्राइवेसी होनी चाहिए, आपकी भी एक प्राइवेसी है, और उस प्राइवेसी में हम दखल अंदाजी नहीं करेंगे, तो एकांतता का अधिकार होगा, ठीक है ना। दूसरा ये उसी में है, ठीक है, ये उसी में है। दूसरा है कि विदेश भ्रमण का अधिकार। आपको ये अधिकार है कि आप देश में तो है ही, आप विदेश में भी घूम सकते हैं, ठीक है ना। वो भी आपका एक अधिकार है, ये अनुच्छेद 21 ही आपको प्रदान करेगा इसको भी। और एकांतता का अधिकार और विदेश भ्रमण का अधिकार, आप विदेश में भी जा सकते हैं। देखिए अभी कुछ दिन पहले जब साहब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात के, तो उनके ऊपर अमेरिका ने एक रिस्ट्रिक्शन लगा रखा था कि आप विदेश मतलब वहां नहीं जाएंगे, ठीक है ना। तो किन्हीं कारणों से लगा रखा होगा, वो डिबेट का मामला है, जब आएंगे तब हम लोग बात करेंगे। तो मतलब ये हमारा एक अधिकार है कि हम लोग कहाँ जा सकते हैं, विदेश भ्रमण भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट और एक जान लीजिए, निःशुल्क विधिक सहायता भी आपको उपलब्ध कराई जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप से किसी से मतलब वाद विवाद होता है, मामला न्यायालय जाएगा, समझ रहे, तो आपको एक निःशुल्क जो विधिक सहायता होगी वो उपलब्ध कराई जाएगी। मतलब एक वकील आपकी तरफ से किया जाएगा, सरकारी वकील होता है, उसका आपका कुछ पे नहीं करना होता, वो बिल्कुल निःशुल्क होता है। और वो किसके अकॉर्डिंग होगा, वो इसी के अकॉर्डिंग होता है। अनुच्छेद 21 आपको ये उपलब्ध कराता है कि आपको एक निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। बात समझ में आ रही है ना? मैं लिखवा दूं इसको क्या,
कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे लिख लीजिए ना, इसको ऐसे लिख लो, राइट टू प्राइवेसी। और ये क्या, विजिट टू या राइट टू फॉरेन विजिट, है ना, विदेश भ्रमण। आप लिख सकते हैं ऐसे, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है फ्री लॉयर, निशुल्क विधिक सहायता लिख सकते हैं, निशुल्क निशुल्क विधिक सहायता। और इसका भी कर लीजिए ना, काहे लिए, विदेशी भ्रमण, भ्रमण की स्वतंत्रता। ठीक है, नेक्स्ट भी आप करना चाहें तो एक और है, देखिए, जो सीएससी खुली हुई है, जैसे कि क्या है ये, नहीं नहीं, ये स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी जो है, ये क्या है, जाइए आप, 1 रुपए की पर्ची, 2 रुपए की पर्ची जो बनती है, बाकी इलाज करवाइएगा, तो निःशुल्क है ना। ठीक है, तो हम नेक्स्ट कह सकते हैं कि निःशुल्क, निःशुल्क निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता, स्वास्थ्य सहायता देख लीजिए, सहायता, निःशुल्क स्वास्थ्य सहायता। ठीक है, ये आपको, ये मत सर, यही देखिए, ये नहीं है कि हमें नहीं कोई दे, नहीं करना होगा, क्योंकि ये जीवन का अधिकार है हमारे। ठीक है, और इसीलिए जीवन का अधिकार है, तो आर्टिकल 21 ये कहता है कि आपको राइट टू प्राइवेसी है, राइट टू फॉरेन विजिट है, और राइट टू फ्री ऑफ लॉयर, मतलब आप वकील, आप फ्री में निःशुल्क आपको विधिक सहायता मिले दिलाई जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई केस होता है तो। ठीक है ना, और क्या हो सकता किया जाएगा, आपको निःशुल्क स्वास्थ्य की सहायता भी कराई जाएगी, मतलब आप बीमार हैं, कुछ भी हैं, तो निःशुल्क आप, इसलिए तो ये हॉस्पिटल खोले गए हैं, वो किसके अकॉर्डिंग खोले गए हैं, जीवन का अधिकार। बात समझ में आया है ना। नेक्स्ट एक और कर लीजिए कि आपको एक और सहायता मिलनी चाहिए, वो क्या है, वो ये होना चाहिए कि आपको काम करने का अधिकार हो, या काम पाने का अधिकार, क्या, काम पाने का अधिकार। रोजगार भी आपको चाहिए ना। ठीक है, आपको काम मिले, अवसर मिले। ठीक है, ये भी आपका अधिकार है। और एक और है, वो लिख लीजिए आप, वो तो आप जान ही रहे हैं, शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार, है ना। हाँ, देखिए कुल 12 अधिकार हैं। ठीक है, कितने अधिकार हैं, 12, 12 में 6 आपके इंपॉर्टेंट है, 6 तो वो पहले ही बता दिए हैं। देखिए, अभी सुप्रीम, आवाज देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है हाल फिलहाल में, कि अगर मान लीजिए किसी के व्यक्ति के, किसी व्यक्ति के जीवन के अधिकार का उल्लंघन होता है और राज्य सरकार करती है, कौन करेगा, इन सब में कोई भी उल्लंघन होता है, और भी 12, जो 12 प्रकार के हैं, अगर कोई उल्लंघन होता है जीवन का के अधिकार में, तो राज्य सरकार उसको तुरंत मुआवजा प्रदान कराएगी, कोई हीला हवाली नहीं करेगी। जैसे मान लीजिए
उदाहरण के लिए मान लीजिए कि जो अभी ये 4 लाइन अपनी गई थी ना, 4 लाइन गई है, तो उसमें क्या हुआ कि व्यक्ति चाहे तो ना चाहे तो अब आपके खेत से हाईवे जा रही है तो देना पड़ेगा, लेकिन आप फिर क्या करेंगे? अगर उचित मुआवजा नहीं मिलेगा तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा देंगे, फिर सरकार वहां आपसे मिलेगी, कहेगी अच्छा भाई ठीक है, हम आपको कुछ ज्यादा दे देते हैं, मान जाइए। क्योंकि वो जीवन का अधिकार है आपके सब, बिना आपकी अनुमति से, बिना उसे कोई कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना? तो मुआवजा आपको देना पड़ेगा। इसीलिए गवर्नमेंट हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर किसी के जीवन के अधिकार में कोई उल्लंघन होता है, पहली बात तो होना नहीं चाहिए, और अगर होता है तो पहले उसको मुआवजा तत्काल उपलब्ध करवाया जाए। ठीक है, ये है। तो ये बात समझ में आ गई है। एक हेडिंग छोटी सी डाल दिएगा, कोई बहुत खास नहीं है लेकिन जानने के लिए जरूरी है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 जरूरी तो है ही है, लेकिन देखिए बात को समझिए क्या है, थोड़ा सा समझ लो। ये खाद्य सुरक्षा अधिनियम क्या है? खाद्य सुरक्षा अधिनियम को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया कि चूंकि खाद्य मतलब भोजन व्यक्ति के जीवन का अधिकार है, अगर वो भोजन नहीं पाएगा तो उसके साथ क्या होगा? उसके जीवन गर्मामय होगा, गर्मापूर्ण होगा नहीं होगा। तो इसलिए ये नियम लाया गया, और इस नियम को भारत सरकार लेकर के आई, कांग्रेस पार्टी लेके आई, 2013 में लेकर के आई। जो अभी ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ना राशन, ठीक है, तो ये 2013 में कांग्रेस सरकार ही लेकर के आई थी इसको। और तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम है, क्योंकि ये मामला व्यक्ति के जीवन का अधिकार का बनता है, और इस नाते जो समाज के कमजोर तबके के व्यक्ति हैं, ठीक है ना, उनको क्या मिले? भोजन मिले। क्योंकि भारत की या जो कृषि होती है ना, वो कृषि जो है ना वो मानसून पे आधारित होती है। और मान लीजिए फसल तैयार है और प्रकृति का प्रकोप हो जाए, ज्यादा बारिश हो जाए, या बारिश बिल्कुल भी ना हो, तो फसल क्या होगी? बर्बाद जाएगी। अब किसान जो है हमारा, वो क्या करेगा? जब फसल खराब जाएगी तो जो कमजोर तबके के व्यक्ति हैं उनके लिए ज्यादा मुसीबतें आएंगी ना खाने के लिए। तो इसी को लेकर के खास सुरक्षा अधिनियम 2013 में लाया गया। और जैसे ही अधिनियम आया तो ये जो समाज के कमजोर तबके के और उच्च तबके के जो लोग थे, वो एपीएल और बीपीएल दो का उसमें बढ़ गए। किसमें बढ़ गए? बीपीएल और एपीएल। ठीक है ना? आपने देखा होगा एक कार्ड बीपीएल का होगा, एक कार्ड एपीएल का होगा, ठीक है। इसका एक मतलब क्या होता है, एक और फंडा जान लीजिए। ये अधिनियम आने के पीछे और भी कारण है ना? क्या कारण है? एक तो व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण बना रहे। जब वो भोजन पाएगा, समय से खाद्यान्न को प्राप्त कर पाएगा, तो वो कुछ और सोचेगा।
अभी आपने सुना होगा कि जब फसल बर्बाद हो जाती है तो अधिकतर किसान हमारे क्या कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो इसलिए जो है कि वो आत्महत्या ना करें, उनका जीवन गरिमापूर्ण बना रहे, तो इसको लेकर के 2013 में भारत सरकार कांग्रेस पार्टी इस कानून को लेकर के आई या इस अधिनियम को पारित कराया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो है व्यक्ति का जीवन गरिमापूर्ण बना रहे, इसलिए एपीएल और बीपीएल जो हमारे परिवार है ना, जो समाज का परिवार है, गरीब कमजोर तबके के लोग, वो एपीएल और बीपीएल में बढ़ गए। ठीक है, और जिससे कि इस अधिनियम के तहत जो आए दिन आत्महत्या हो रही है उसमें भी सुधार हो, कमियां आए। ठीक है, इसलिए इस अधिनियम को लाया गया। समझ नहीं बात अब इसका भरपूर फायदा कौन उठा रहा है? है? नहीं देखो, अब सरकार तो दे रही है ना यार, सरकार का कोई इसमें क्या है, इशू है? कोई भी गवर्नमेंट आएगी, जैसे आप सुनिए मेरी बात को, जैसे अभी देखिए, अभी आपको जो एक पीएम सम्मान निधि दी जाती है, ठीक है, 2,000 रुपए तिमाही दी जाती है। तिमाही दी जाती है, क्या हुआ? नहीं, तिमाही दी जाती है, साल के 6,000 रुपए होते हैं। ठीक है, साल में कितने तिमाही हुए? 3 ही तो हो गए ना। ठीक है, तो अब देखिए मेरी बात सुनिए, जैसे मान लीजिए कुछ लोग ने कहा या कुछ लोग कहते थे कि जैसे मान लीजिए अगर बीजेपी गवर्नमेंट नहीं बनी तो ये 2,000 रुपये जो मिल रहा है ये बंद हो जाएगा। ये बंद नहीं होता है। ठीक है, कोई भी जो भारत सरकार योजना को लॉन्च करती है, ठीक है, तो वो इतना आसान नहीं होता किसी अन्य पार्टी को बंद करने के लिए। जैसे देखिए 2013 का ये खास सुरक्षा अधिनियम लाया गया ना, तो राशन बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? लेकिन सबसे ज्यादा क्रेडिट वो अपने आप को ले रहे हैं कि हम ही बांट रहे हैं। ठीक है, हाँ वो ठीक है, वो अपने अपना सबका अपना अपना फंडा है, कर दे रहे हैं, इससे हमें कोई दिक्कत नहीं, किसी को कोई नहीं, इसलिए है कि भाई कम से कम पहले नहीं मिल रहा था, 2013 में लाया गया, 14 में इनकी सरकार चली गई, का वहां। ठीक है, तो मैं किसी को भी दोष क्यों दूं? भाई वो 2013 में लाया गया, एक एक सिस्टम होता है, सिस्टम को पालन करना होता है, फिर धीरे धीरे अच्छा अब ये उधर गवर्नमेंट में ये आ गए, तो उसका सही से क्रियान्वयन तो यही करेंगे ना। तो हम किसी का दोष क्यों दे दें कि तुम नहीं कर पा रहे थे? वो टाइम मिलता तो करते, इसीलिए तो लेकर आए थे भाई इसको, इसीलिए तो लेकर के आए थे ना वो। कुछ नहीं है, सरकार सब अच्छी होती है, समाज के लिए काम करे, बस वही तो सरकार है। अपना सत्ता पक्ष विपक्ष अपना झेले, हमसे क्या मतलब है? हमारे बच्चों को जो पढ़े लिखे हैं उनको रोजगार मिल जाए, जो गांव के लोग हैं उनको समय पर खाद बीज खाद्यान्न का हो जाए, सही समय पर व्यक्ति का इलाज हो जाए, है ना, यही सब हो जाए, और क्या होना चाहिए? ठीक है, खैर बढ़िया। अब मेरी बात को सुनिएगा, ये सारे जीवन का अधिकार है। इसके बाद एक है इच्छा इच्छा मृत्यु का अधिकार। आप हेडिंग डालिएगा। बात है, मैं इसमें बहुत क्या लिखा हूँ, आपको बस इतना सा समझा रहा हूँ, समझने का प्रयास कीजिएगा कि इच्छा मृत्यु का अधिकार क्या है। कि एक मामला हुआ था, उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इच्छा मृत्यु का अधिकार है ना, वो संविधान में कहीं पर नहीं दिया गया है कि हम किसी व्यक्ति को ये कह दें कि ठीक है तुम दवा खा लो मर जाओ, या तुमको मार दिया जाए। ठीक है ना?
मामला आया था अरोड़ा शान बाग का मामला, अरोड़ा शान बाग का मामला। और उस उस लड़की के साथ रेप हुआ था और वो तक आईसीयू में थी। समझा? जिसको लेकर के उसके घर वालों ने, परिवार वालों ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर किया और कहा कि माय लॉर्ड, इस लड़की को इच्छा मृत्यु दे दी जाए, मतलब इसको मार दिया जाए। क्या करेगी जी, आईसीयू में पड़ी है। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि संविधान में इच्छा मृत्यु को लेकर के कहीं पे इसका कोई वर्णन नहीं है, तो मैं कौन होता हूँ इसको इच्छा मृत्यु देने वाला। इन न्यायपालिका भी इच्छा मृत्यु नहीं दे सकती है। हालांकि न्यायपालिका ने एक्टिव एंड पैसिव के माध्यम से यह तर्क निकाला और ये निर्णय दिया कि चूंकि जो मांग की गई है वो लड़की के रिश्तेदारों या परिवार की तरफ से की गई है, ना कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से। अगर डॉक्टर मांग करते, हॉस्पिटल मांग करता कि इस लड़की को इच्छा मृत्यु दिया जाए तो उस पर हम कुछ विचार करते, लेकिन चूंकि परिवार या उसके घर वालों से मांग की गई है तो इसलिए इच्छा मृत्यु हम नहीं दे सकते हैं। और संविधान में कहीं वर्णन भी नहीं है कि किसी व्यक्ति को इच्छा मृत्यु दिया जाए। ठीक है। और जो रेपिस्ट थे वो सजा काट करके बाहर आके घूम रहे हैं और लड़की अभी भी 40 साल की कहाँ है, अब नहीं है लेकिन आईसीयू में थी। तो कहीं ना कहीं फिर हमारे कानून पर भी सवाल उठता है कि ऐसे कानून का क्या फायदा। लड़की 40 साल से आईसीयू में भर्ती है, आईसीयू समझ रहे हैं ना, ऐसे लेटी रहेगी तो कुछ रहता नहीं है वहां पे, बहुत डेंजर जोन होता है। अच्छा होता कि वो मर जाती। 40 साल कोई कम होता है, पैदा होने से जवानी तक, बुढ़ापे तक खत्म हो गई थी। रेपिस्ट जो है, बलात्कारी जो है, वो सजा काट करके जो भी अदालत ने सजा मुकर्रर की, 10 साल 15 साल, वो काट करके इस सजा की बाहर आ गए। न्याय, अब सवाल ये उठता है कि न्याय हुआ तो किसके साथ हुआ। अगर रेपिस्ट को ये कहा जाए कि उनके साथ अन्याय हुआ या न्याय हुआ, तो उन्होंने सजा, जो प्रावधान है उन्होंने जो सजा दिया उस सजा को काट करके बाहर आ गए वो। तो अब न्याय किसके साथ हुआ। और यही एक मामला था। ये हम इसको लचर कानून ही कहें या लचीला कानून ही कहें कि आए दिन जो घटनाएं होती हैं, 16 दिसंबर 2012 को जो घटना फिर दिल्ली में हुई, निर्भया कांड हुआ, उसकी भी सेम यही हाल हुई। कहने का मतलब है कि इसी में इच्छा मृत्यु का अधिकार है और इच्छा मृत्यु किसी व्यक्ति को नहीं दी जाएगी। समझ में आया बात, लिखवाने की कोई जरूरत नहीं है। तो अब हम लोग बात करेंगे कि जो आर्टिकल 21A, ध्यान से सुनिएगा, आर्टिकल 21A। और 21A क्या कहता है, आजकल आपके लेक्चर ही बहुत इंपॉर्टेंट हैं बस। चैनल को कल आपने सब्सक्राइब किया था, कल, अभी तक नहीं। ठीक है, देखते रहिएगा। हाँ, हो सकता है चीजें उसमें बहुत साफ ना आए, लेकिन उससे आपको नहीं मतलब है, आपको लेक्चर से मतलब है। ठीक है। यूट्यूब पे जाएंगे तो थोड़ा सा विचलित होंगे कि अरे हम कहाँ वो कहाँ, है ना। देखो, उन लोगों के पास क्या है कि वो बहुत पहले से
उस क्षेत्र में फील्ड में है, तो उनके पास एक डिजिटल बोर्ड है, बढ़िया से एक कैमरा लगा हुआ है, ठीक है, तो साफ साफ क्लियर पड़ रहता है। लेकिन ये चीज का दावा है कि आपका भी कंटेंट किसी से कम नहीं है। 21 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 21 में जो आपको शिक्षा का अधिकार है ना, ये पहले शिक्षा के अधिकार में जो हमारा मौलिक अधिकार के रूप में मान्यता प्रदान पहले प्राप्त नहीं थी, ये अब प्राप्त हुई है, ठीक है ना। और जिसको लेकर के एक मोहिनी जैन बनाम कर्नाटक राज्य 1992 का मामला आया था, तो उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने जो है इसको मौलिक अधिकार आर्टिकल 21 ए में इसको जोड़ दिया था, ठीक है, और जीवन के साथ प्रदान किया जाए। हेडिंग डालिएगा आप, मतलब इसको तो ऐसे सुन लीजिए पहले, और सुन लीजिए पहले, अच्छे से समझ लो पहले। आर्टिकल 21 ए ये कहता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो निःशुल्क होना चाहिए। क्या होना चाहिए? निःशुल्क होना चाहिए। और 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को क्या किया जाता है, इसीलिए शिक्षा उनकी एकदम निःशुल्क रहती है। और समझ में आया है ना? सुनो, 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में एक संविधान संशोधन किया गया, जिसको 86वां संविधान संशोधन होता है। इसी शिक्षा संबंधी संशोधन किया गया, जिसको हम शिक्षा के अधिकार को आर्टिकल 21 ए में जोड़ा गया, और ये कहा गया कि 6 वर्ष से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाएगी। आया समझ में? ठीक है, तो हेडिंग डालिएगा आर्टिकल 22, निवारक निरोध एवं मनमानी गिरफ्तारी से संरक्षण। आर्टिकल 2 ये कहता है कि या ये अधिकार देता है व्यक्ति को कि राज्य के विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है, और राज्य किसी व्यक्ति को मनमाने ढंग से गिरफ्तार नहीं करेगा। उसकी कुछ शर्तें हैं। वो शर्तें क्या हैं? पहली शर्त है कि अगर पुलिस आपको गिरफ्तार कर रही है तो फिर उसको पहला तो कारण बताना पड़ेगा मौके पे कि आपको इस जुल्म में या इसके कारण आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। चलिए हमारे साथ, मतलब अगर कारण पुलिस नहीं बता रही है तो गिरफ्तार वो नहीं कर सकती, कारण बताना होगा। अनुच्छेद 22 यही कहता है। मनमाने ढंग से आप गिरफ्तार नहीं करेंगे, लेकिन ये सब किताबों में है बेटा, है ना, ये सब किताबों में है। पुलिस आएगी उठा ले जाती है ना, लेकिन ऐसा नहीं है। कानून का डंडा एक दिन उन पर भी चलेगा, सब पर चलेगा। आज अंधे हो गए हैं, जो अंधे हो गए हैं उनके ऊपर भी एक न एक दिन लगाम लगेगी ना।
सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। देखते हैं किसके कितने बाजू में ताकत है ना। तो पहला क्या होगा, उसको कारण बताना पड़ेगा। दूसरा, व्यक्ति अपनी इच्छा से वकील करेगा अपनी बात को रखने के लिए। तो दूसरी क्या है, वो अपने परामर्श हेतु एक वकील उपलब्ध करेगा या परामर्श लेने की स्वतंत्रता होती है एक विधिक सरकारी से, व्यवसायी से, कोई वकील से, उससे वो परामर्श ले सकता है। उसका अधिकार है। ऐसा नहीं है कि तुम पकड़ ले गए तो बोलोगे नहीं तुम चलो कुछ नहीं, तुम किसी से मिलना नहीं है, कुछ नहीं। वो अपने बचाव के लिए एक विधिक व्यवसायी या जिसको हम लोग वकील बोलते हैं, उससे परामर्श लेने की उसके पास क्या है, स्वतंत्रता है, वो लेगा। बात समझ आई। और क्या है, तीसरी बात, आप 24 घंटे से ज्यादा रोक नहीं सकते हो। 24 घंटे में के अंदर अंदर संबंधित मजिस्ट्रेट के सामने आपको उस व्यक्ति को पेश करना होगा। बात समझ आई। 24 घंटा के अंदर अंदर जिस थाने से संबंधित मामला है उस थाने के तहसील से जो वहां का मजिस्ट्रेट है उसके सामने आपको ले जा करके रखना होगा। आर्टिकल 22 यही कहता है। 21 ठीक है। तो अब हम लोग बात करेंगे, देखिए आप कभी नाम सुने हैं बलात्क्रम, नाम सुनिएगा। बेगार, ये बलात्क्रम क्या है भाई, कहते हैं ना कि भाई किसी से मतलब आप बलात्क्रम करवा रहे हो, क्या करवा रहे हो, बलात्क्रम करवा रहे हो। बलात्क्रम है कि आप ना मेरी इच्छा के विरुद्ध आप काम करवा रहे हैं। मेरी इच्छा नहीं है करने की, लेकिन आप जोर जबरदस्ती से मुझसे काम करवा रहे हैं, वही क्या है, बलात्क्रम। जो है दिल में बताओ, कोई बात नहीं है। बिना मन का तो बलात्क्रम हो गया। मेरा मन नहीं था, आपने जबरदस्ती काम मुझसे करवाया, डरा के धमका करके, तो वो क्या हो गया, बलात्क्रम हो गया। बेगार क्या है, हाँ ठीक है ना। मतलब मैंने मेहनत बहुत किया लेकिन मेरे मेहनत के बराबर मुझे क्या नहीं मिला, पैसा नहीं मिला, वही होगा बेगार। कहते नहीं भैया बेगार ही करा रहे हैं, हमारी दिहाड़ी 400 है, तुम कह रहे हो बाद में 100 रुपए पकड़ चल चल ले। मतलब क्या है, एक तो हमसे आप जोर जबरदस्ती काम करवाए, ठीक है, बलात्क्रम का मामला बना। दूसरा हमको पैसे भी कितना दिए, हाँ। अब आप हमसे क्या करवा रहे हो सारे लोग मिल करके, बेकार करवा रहे हो। है? आया बात समझ में, क्लियर रहेंगी ना। तो अब हम लोग बात करेंगे कि इसी को, ये जो कुरीतियां हैं, ये जो समाज में फैली हुई कुरीतियां हैं,
इसी को समाप्त करने के लिए अनुच्छेद 23 और 24 लाया गया, या ये अनुच्छेद जो हमारा 23 और 24 है, आर्टिकल 23 एंड 24, इसी को संरक्षण प्रदान करता है कि आप किसी से बलात्कार नहीं करवाएंगे और न ही बेगारी करवाएंगे। ऐसा अगर किए आप, थोड़ा सा जल्दी से, ये जो देखिए हमारा भारतीय समाज जो है वो एक परंपरागत समाज है, ये इसको भी आपको पता है ना। तो परंपरागत समाज होने के नाते जिसका जो गठन हुआ है वो वर्ण व्यवस्था पे हुआ है। ध्यान से समझिएगा, जो हमारा भारतीय समाज है वो एक परंपरागत समाज है, और जिसका जो गठन हुआ था ना वो वर्ण व्यवस्था पे हुआ था। मतलब कि ये ऊंची जाति के हैं, ये नीची जाति के हैं, ये 20 जाति के हैं, ये इसका हुआ था। अब जो समाज परंपरागत से हुआ है, वर्ण व्यवस्था के आधार पे हुआ, तो इसमें इतना जल्दी परिवर्तन लाना और हो भी नहीं सकता है, आसान भी नहीं है। तो क्या किया गया कि अच्छा, उसको लेकर के समाज में कुरीतियां फैली हुई हैं, कुरीतियां फैली हुई थी। अब जो दबंग लोग होता था वो लोगों से मनमाने ढंग से अपना काम करवाता था, जो कि बलात्श्रम के श्रेणी में आता है, बेगारी करा लेता था। इन्हीं कुरीतियों को समाप्त करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 का गठन किया गया, या ये गठन नहीं किया गया, इसके संरक्षण में या उस कुरीतियों को संरक्षण प्रदान करने के लिए आर्टिकल 23 और 24 जो है क्या करता है, संरक्षण प्रदान करता है। बात समझ में आया है। तो आर्टिकल 23 बलात्, आप लिख सकते हैं बलात् या बेगार, कुछ भी लिख ले, बलात्श्रम और बेगार का प्रतिषेध, जैसे भी लिखे आप लिख ले। आ गया ना ये आया समझ में। 23 कहता है कि इसके अंतर्गत राज्य जो है किसी भी व्यक्ति से उसके इच्छा के विरुद्ध क्या नहीं कराएगा, काम नहीं करा सकता है। ठीक है, एक मिनट ध्यान सुनो, देखो आर्टिकल 23(1) समझे रहेंगे तो आएगा, बहुत कुछ खास है नहीं, आप इधर देखते रहो बस। ये कहता है कि राज्य जो है ना वो किसी व्यक्ति के विरुद्ध जो है, उसकी इच्छा के विरुद्ध आप उससे क्या नहीं करा सकते हैं, काम नहीं करा सकते। लेकिन आर्टिकल 23(2) कहता है कि करा सकते हो, इच्छा के विरुद्ध भी करा सकते हो। लेकिन जैसे मान लीजिए, मतलब ऐसा करने के लिए आपको इस्मा कानून का निर्माण करना पड़ेगा, याद रखना। टू में 23(2) में, जैसे मान लीजिए, समझिएगा बात को। आप मान लो कि आपका कोई समूह है, कोई संगठन है, मान लो आप सारे टीचर हो, मान लो आप सारे डॉक्टर हो, और सारे लोगों ने तय कर लिया कि हमें क्या करना है, हड़ताल करना है। क्या करना है, हड़ताल करना है। और आपके हड़ताल करने से जो सामाजिक व्यवस्था है वह क्या हो रही है, अव्यवस्थित हो रही है। क्या हो रही है, अव्यवस्थित हो रही है। आप सारे डॉक्टर लोग अगर हड़ताल पे बढ़ जाओगे तो इलाज कौन करेगा, मरीज मर जाएंगे कि नहीं मर जाएंगे।
सारे डॉक्टर और मास्टर लोग जब हड़ताल पे बैठ जाओगे तो शिक्षा व्यवस्था चरमरा जाएगी, नहीं चरमरा जाएगी। तो इसके लेकर के राज्य क्या करती है, एस्मा कानून का निर्माण करती है और फिर आप पर प्रतिबंध लगा देती है, नो करना पड़ेगा। चलो पढ़ा। एक तरफ तो ये कहता है 23(1) कि राज्य ना किसी व्यक्ति के विरुद्ध या उसकी इच्छा के विरुद्ध काम नहीं करा सकता, लेकिन दूसरी तरफ 23(2) भी कहता है करा सकता है, लेकिन बहुत ऐसे केसों में जिससे कि राज्य की जो व्यवस्था है वो क्या हो, अव्यवस्थित हो। बात समझ में आया है, नहीं आया था? और फिर जब ये ऐसी स्थिति में काम कराएगी राज्य सरकार, तो वो बलात्श्रम की श्रेणी में आएगा क्या? नहीं आएगा। आएगा? नहीं आएगा। आया? अब सुनो, शांति, थोड़ा सा शांति रखेंगे ना तो स्पीड में हम खत्म करने का प्रयास करेंगे। और फिलहाल इतना भी कुछ नहीं है, लेकिन अब अगला है आर्टिकल 24। ये आर्टिकल 24 क्या है? मेरे यहाँ एक लड़का था, भी जल्दी में 3-4 महीने की बात हुई। तो बड़ा गरीब घर का था, बाप बेचारा उसका बहुत ज्यादा गरीब है। और अच्छा, गरीब गरीब क्यों होता है पता है? गरीब गरीब इसलिए होता है कि वो गरीब होता है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कार्ल मार्क्स ने कहा था। बड़ा डेंजर कार्ल वो है, विचारक है, थिंकर है कार्ल मार्क्स, पढ़ाएंगे आपको। कोई व्यक्ति मूर्ख क्यों होता है? क्योंकि वो मूर्ख होता है, और ये जानता है कि मैं मूर्ख हूं, तो वो मूर्ख नहीं होता, वो महामूर्ख होता है। और ये मैं नहीं कह रहा, सुकरात ने कहा। ठीक है, तो वो मैंने उसको पढ़ाया भी है, लड़की को। वो कहीं पढ़ रहा था, तो वहां उसको टॉर्चर किया गया किस चीज को लेकर के। तो उसका बाप आया, हालांकि गरीब जरूर था लेकिन मेरा बड़ा विरोधी था, किसी कारण से रहा होगा। अब हम सबको संतुष्ट थोड़ी ना कर सकते हैं, मिलोगे तब करेंगे ना। तो अपने मन में कुछ भी पाले रहो, हमें पता ही नहीं भाई क्या है। या आपको हो सकता है कि 2-4-10 लोगों ने कुछ भड़का के रखा हो, ऐसा भी होता है। तो विरोधी था। लास्ट में वो आया, बोला भैया आपसे एक विनती है। हमने कहा बताओ। भगवान तो नहीं, फिर भी बोलो। बोले भैया आप हमारी स्थिति को जान ही रहे हो। हम कहा बखूबी, और बताओ।
बोले भैया मतलब हम चाहते हैं, हम कहा जल्दी बताओ, इतना समय ना लो, है टाइम नहीं है कि हम तुमसे बैठ के ज्यादा बातें करें। क्या बात है बताओ, पैसे की जरूरत है, घर पे खाना पीना नहीं है, अनाज पानी नहीं है, बताओ जल्दी बताओ। बताओ भाई, सच बता रहा हूँ, करवा देता हूँ, किसी भी व्यक्ति का करवा देता हूँ। तो अब इतना नहीं, लेकिन ये है कि 10-20 किलो चावल आटा गेहूं किसी की कोई बात है, तेल पानी राशन पानी जो भी है, तो घर से खुद दिलवा देता हूँ। घर से अगर ज्यादा है तो 2-3 लोग हैं, फोन कर देते हैं, दे देना इसको। तो कुछ वो सह लेते हैं, कुछ हम सह लेते हैं, हो जाता है। मैंने बोला क्या है, बोलो जल्दी से बोलो, हम भाई जाए। अब बैठ के तुम्हारी कहानी नहीं सुनेंगे, क्योंकि हमें पता है ना। बता दो जो बताना है। बोले भैया वो सब तो ठीक है, मतलब चाहिए हाँ। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये लड़कवा भैया वहां पढ़ रहा था तो इसको उस मास्टर ने भगा दिया। तो हमने कहा गलत किया, भगा दिया, तो फिलहाल कहाँ पढ़ रहे थे तो बताया। हमने कहा ठीक है भाई, अब क्या कर सकते हैं, वो उसकी मर्जी है, किसी की मर्जी के में हम थोड़ी जाके दखलंदाजी करेंगे। तो क्या चाहते हो, मैं पैसे दे दूँ, ले जाके जमा कर दूँ, जो भी हो रहा, 1500 बोले भैया नहीं, हम वो गए रहे फिर उनका गरियावा खूब। हम कहा ये तो गलत कराया, वो पढ़ाए तुमको है, तो तुम कहे गाली दे हो पहली बात तो। भैया बात इज्जत पे आ गया, हम कहा इज्जत इज्जत की बात मत करो फालतू वाली, ठीक है, तुम चाहते क्या हो। कहे भैया हमने कहा कि हमारा लड़का तुम्हारे यहाँ पढ़ने नहीं आएगा तो नहीं आएगा। कहा अच्छा, तो बोले भैया इनको यही पढ़ा दो। तो हमने कहा चलो ठीक है, मुझे करना तो नहीं चाहिए, क्योंकि पहले उसकी फीस जमा कर दो। जान रहे हैं तुम्हारी स्थिति, ठीक है भेज देना कल से भाई, पढ़ा देंगे। तो साल भर उसको पढ़ाए, और इससे इससे पढ़ाए, सर टीचर बोल दे भाई इससे मांगना वाना कुछ मत, दे देगा तो ठीक है, नहीं देगा तो कोई बात नहीं। और उसने दिया भी नहीं। तो वो 2-3 लोग उसको बोले कि चलो तुम भैया घर की स्थिति ठीक नहीं है, चलो कमाने। तो चला गया दिल्ली। दिल्ली गया, हम भी ज्यादा ध्यान वान नहीं दिया, हमने कहा ठीक है भाई घर की स्थिति खराब है तो जाएगा कमाएगा, नहीं तो क्या करेगा। अब बाप है वो, एक हड्डी का है, हमेशा कुक कुक करता रहता है। अभी हाल में टीबी हुई है तो मैंने एक दिन बहुत डांटा डपटा, खूब जबरदस्ती एम्बुलेंस बुलवाया, होगा बट इसमें ऐसा इधर भेजा, रिपोर्ट जांच वाँच हुई, पता चला टीबी है। मैंने कहा चल कोई बात नहीं है, सब मैनेज करवा के, अब उसकी दवाई उसको पहुंच भी जाती है, जो कि सरकार की व्यवस्था है। तो अब चल रहा खा रहा है, हमने कहा तू जितना कुछ हो अपना खा पी ले ठीक से रहो। अब वो गया, और दिल्ली में बहुत दिन से कहीं पे एक जगह जब रहता है तो मालिक से संबंध हो जाता है, तो मालिक ने बिना कुछ सोचे समझे उस लड़के को रख लिया किसी के कहने पे। अब बगल वाला कंप्लेन कर दिया, जो वहां का दूसरा बगल वाला मालिक था, उससे कोई बात मालिक मालिक की रही होगी, उसने कहा कंप्लेन कर दिया कि ये नाबालिग से क्या करवा रहे हैं, काम करवा रहे हैं। अब भैया मालिक गया फंस, यहां इनके माँ बाप भी फंस गए, वो तो फंसा ही, इसके माँ बाप भी फंस गए। बताओ, एक मुसीबत में और मुसीबत। हालांकि मामला सुलझाया गया ठीक ठाक, अब सब कुछ रहमा बहमा हो गया। लेकिन तो आर्टिकल 24 ये कहता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के आयु वाले बच्चों से या बालकों से कोई संकट मूल कार्य नहीं करवाएंगे। समझाया, तुमको कुछ बता रहा हूं ना तो उसके पीछे भी लॉजिक है, कहानी नहीं सुनाने आया। समझा, ये समझ में आ गया। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों से काम नहीं करवाएंगे, ठीक है।
आर्टिकल, अब हम लोग बात करेंगे धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको पता होगा आर्टिकल कितना, बताओ भाई, 25 से 28 ना, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 टू 28। ये टाइम का होगा जरा बताइए। हो गया, चलो भाई। धार्मिक अर्थ क्या है? 25 to 28, तुम लिख लो, बता दो। बात को सुनो, आप जो कह रहे हैं ना आर्थिक स्वतंत्रता का अधिकार, वो हम लोग बात करेंगे अभी हम लोग। चल, खत्म, अब तो नहीं कोई डाउट। पहले धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार क्या है ये समझो। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है। मतलब क्या है कि हमारे भारत देश में ना जाने या कई तरह के धर्म है कि नहीं है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, बौद्ध। तो धर्म को लेकर के भारत हमेशा तटस्थ रहा है और सभी धर्मों को समान रूप से मानता भी रहा है। राज्य का ये धर्म है कि सभी धर्मों का क्या करे, मान सम्मान करे। राज्य का ये धर्म है, वो राज्य ना तो ईश्वर समर्थक है और ना ही ईश्वर विरोधी, तो धर्म निरपेक्ष है। राज्य की नजर में सभी धर्म क्या होंगे, समान होंगे, और सभी धर्मों को लेकर समान होंगे तो सभी धर्म को लेकर के जो भी कानून बनेंगे, जो भी हित में होंगे, उसका वो पालन करेगा, पालन करवाएगा। इसलिए राज्य जो होगा, राज्य का मतलब समझ रहे हैं ना, बहुत पीछे क्लास में लौट जाओ, स्टार्टिंग वाले में। देखिए, मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुमको मैं कितना अच्छा पढ़ा पा रहा हूँ, लेकिन आज हो सकता है भी आपको न समझ में आए, लेकिन कुछ दिन बाद जब आप एक लेवल को अच्छे से प्राप्त कर लेंगे, एक दो नौकरी पा जाएंगे, एक को पा जाएंगे, दूसरे की लालसा होगी, और फिर आपको ये जब पढ़ना पड़ेगा, एक बार देखना पड़ेगा, या आपको किसी से सुनना पड़ेगा, कोई व्यक्ति होगा वो बताएगा कि भाई हम भी दिल्ली में पढ़े हैं, हम भी इलाहाबाद या लखनऊ में पढ़े हैं, और जैसे वो बात ये वाली करेगा तो उस टाइम तुमको मेरी याद आ जाएगी कि पढ़ाए थे तो सही पढ़ाए थे कि गलत पढ़ाए थे।
इसलिए मेरी तुलना कहाँ से यहाँ से करोगे, मारे में झापड़ यहाँ से किया था। तो एक मामला आया था SR गोमई बनाम भारत संघ, और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि यह निर्णय दिया कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और धर्मनिरपेक्ष संविधान का आधारभूत ढांचा है। समझ में आया? आप किसी व्यक्ति के किसी धर्म को लेकर के एक तरफा अन्याय न्याय नहीं करेंगे, बल्कि लौकिक क्रियाओं द्वारा उनको अलौकिक क्रियाओं द्वारा, लौकिक नहीं अलौकिक क्रियाओं द्वारा उनको मिलाया जा सकता है। अब हेडिंग डालिए आर्टिकल 25 और लिखो अंतःकरण की अंतःकरण की धर्म को अबाध रूप से अंतःकरण अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, अबाध रूप से मानने, आचरण करने व प्रचार करने। अंतःकरण की धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण करने, प्रचार या प्रसार करने की स्वतंत्रता है। आप किस धर्म को मान रहे हैं मानिए, ठीक ठाक से मानिए, ठीक से आचरण करिए, खूब प्रचार प्रसार करिए, कोई दिक्कत नहीं। आर्टिकल 25 आपको ये अनुमति देता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, अपना सकते हैं, प्रचार कर सकते हैं, प्रसार कर सकते हैं। बस याद रखना, जब धर्म को मानना या अपनाना, तो वो जो अपनाने के टाइम ना कोई प्रलोभन ना हो, कोई लालच ना हो। क्या अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आपने सुना होगा बहुत से लोगों ने क्रिश्चियन धर्म को अपना लिया, बहुत से लोगों ने बौद्ध धर्म को अपना लिया। अपनाइए, कोई दिक्कत नहीं है, बस उसके पीछे आपको कोई उनका कोई चाल ना हो, कोई प्रलोभन ना हो, कोई लालच ना हो। नहीं तो अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो फिर अंतःकरण प्रक्रिया से आप क्या हो जाएंगे, सीमित हो जाएंगे। धर्मांतरण का कानून लग जाएगा। लिखो 27
26 के चक्कर में काहे पड़े हो, पहले देखो ना 27। देखो, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता। आप धार्मिक कार्यों को लेकर के उसके प्रबंधन में क्या क्या कर रहे हैं, आपकी पूरी आजादी है, स्वतंत्रता है। ठीक है, स्टेज पे मनाना चाहे स्टेज पे मनाओ। ठीक है, बैंड बाजा लेके बजाना है बैंड बाजा लेके बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। लोक व्यवस्था, सदाचार या स्वास्थ्य के अधीन प्रत्येक धार्मिक स्थल होंगे, जो संप्रदाय हैं या उसके किसी भी धार्मिक कार्यों को संदर्भ में संविधान निम्न प्रकार की सुविधाएं या अधिकार आपको प्रदान करता है। जैसे कि आप धार्मिक और पूर्ति प्रयोजनों के लिए संस्थाओं की स्थापना करेंगे एवं उसका पोषण करेंगे। ठीक है, धार्मिक कार्यों की प्रबंध की स्वतंत्रता है। जंगम या स्थावर संपत्ति का अर्जन या अस्तित्व है, ऐसी संपत्ति के विरुद्ध अनुसार यानी कौन करेगा, प्रशासन करेगा। देखो ध्यान से करिए। लेकिन जैसे मान लीजिए मंदिर बन गया, दान पत्र बना होता है, उसका कोई एक हेड होता है, चुना जाता है, बड़े बड़े मंदिरों में उसके एक प्रधान चुने जाते हैं, प्रशासन की नजर में होता है। ठीक है। 26 26 में कुछ है नहीं, ध्यान से सुन लो। इसका सीधा सा मतलब होता है कि जो स्वतंत्रता का जो संबंध है वह व्यक्तिगत ना हो करके क्या हो, सार्वजनिक हो। क्या है, जैसे जैसे देखिए, जो अर्जन संपत्ति होगी, ठीक है, तो वो आपकी केवल नहीं होगी, वो सार्वजनिक होगी। ठीक है, बस इसका एक ही मतलब है, कोई खास नहीं। आर्टिकल 28 डालो और लिखिए, राज्य पोषित शिक्षण संस्थानों में या संस्थाओं में राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या एवं उपासना का प्रतिषेध।
देखो मेरी बात तो समझो। इधर ज्यादा हो रहा है का? मन नहीं लग रहा है? चलो यहीं पे छोड़ दे फिर। सुनिए, राज्य पोषित शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना का प्रतिषेध, मतलब राज्य निधि द्वारा प्राप्त जो शिक्षण संस्थान है उसमें आप धार्मिक शिक्षा क्या नहीं करेंगे, धार्मिक शिक्षा को लेकर के आप धार्मिक शिक्षा उसमें नहीं दे सकते हैं। जो राज्य द्वारा पोषित शिक्षण संस्थान है उसमें क्या नहीं करेंगे आप, धार्मिक शिक्षण कार्य को नहीं करेंगे। लेकिन यह प्रतिबंध उन शिक्षण संस्थानों के लिए नहीं है जिनका मतलब क्या बोलते हैं, जिसका प्रशासन तो राज्य सरकार करता है। कुछ ऐसे हैं, कॉलेज है, स्कूल है कि उनका प्रशासन तो राज्य सरकार करती है, लेकिन उसका स्थायित्व मतलब चलाने वाला जो होता है कोई मठ या ट्रस्ट होता है, वहां पे ये नियम लागू नहीं होंगे। वो अपनी धार्मिक शिक्षा को ग्रहण कर सकते हैं। बस ये होना चाहिए कि बिना, अगर मान लीजिए कोई बालक है और वो अवयस्क है, वयस्क नहीं है, तो उसको नहीं देंगे आप। नाबालिग है तो उसको नहीं देंगे। दूसरा है कि संरक्षण के बिना अनुमति के भी आप उसको नहीं देंगे। बिना उसके जो माता पिता में से बिना अनुमति लिए उसको धार्मिक शिक्षा आप उपलब्ध नहीं कराएंगे, और नाबालिग है तो फिर भी नहीं कराएंगे। और अगर बालिग है तो फिर उसके इच्छा के विरुद्ध भी नहीं कराएंगे। उसकी इच्छा कहती है तो धार्मिक शिक्षा को ग्रहण करे, नहीं कहती तो ना करे।